व्यूअर्स, आज बात करेंगे मेफ्टोस्पाज टैबलेट के बारे में कि ज़्यादातर लोग इसे जानते हैं, क्यों लेते हैं, पर किस तरह की दवाई है, ये प्रेगनेंसी के दौरान भी ले सकते हैं क्या, या आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर प्रेगनेंसी में लेते हैं तो। किन लोगों को ये नहीं दी जाती, लेते हैं तो पीरियड्स ब्लीडिंग पर तो क्या कोई असर नहीं होता, पीरियड्स रुक तो नहीं जाते, ब्लीडिंग कम तो नहीं हो जाती, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टैबलेट ये ले सकते हैं, इसे लेने से आदत तो नहीं हो जाती, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और बेनिफिट क्या होते हैं इससे। तो ये दो मेडिसिन की कम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है, जिसमें डाइसाइक्लोमिन जो होती है वो 10 mg होती है और मेफेनेमिक एसिड जो है वो 250 mg इसमें है। डाइसाइक्लोमिन एक एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन है जो स्मूथ मसल्स जो होते हैं उनको रिलैक्स करके अब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन को कम करती है। जो अचानक मसल कंट्रैक्शन होती है उसको ठीक करती है। क्रैम्प्स का पेन, ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट फील होता है तो उसको ठीक करने में ये मदद मिलती है इसको लेने से, जिससे पेन में आराम मिलता है। तो और मेफेनेमिक एसिड है जो कि 250 mg है। ये NSAID क्लास की ड्रग है, पेन रिलीफ करती है, कुछ ऐसे केमिकल्स को बॉडी में रिलीज़ होने से ब्लॉक करती है जो कि पेन काज करते हैं, तो जिससे पेन नहीं होता। साथ में जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का पेन होता है, स्टमक क्रैम्प्स का पेन होता है, तो उस पेन में भी रिलीफ मिलता है इससे। और अब बात करें कि कैसे पेशेंट्स को ये दी जाती है, तो नॉर्मली होता क्या है कि पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है उसको ठीक करने में ये दी जाती है। पर जो पीरियड्स के दौरान यूट्रस के जो मसल्स होते हैं उसमें होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो जिसकी वजह से ताकि ब्लीडिंग हो सके, पर इस कॉन्ट्रैक्शन से बहुत सी महिलाओं को पेन होता है। तो ऐसे में इस पेन के लिए ये टैबलेट रेकमेंड की जाती है। इस पेन को ठीक करने में ये यूज़ होती है और सिम्टोमेटिक रिलीफ भी दिलाती है, जैसे कि ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्ट के सिम्टम्स जो होते हैं उससे रिलीफ मिलता है और पेन भी कम होता है। और हाँ, ये किसकी कुछ कहते हैं कि इससे ब्लीडिंग पर तो कोई असर नहीं होता, ब्लीडिंग कम तो नहीं हो जाती या रुक तो नहीं जाती, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इससे ब्लीडिंग कम या ज़्यादा होने पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं रहता। हाँ, कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से ब्लीडिंग पर इफ़ेक्ट हो सकता है, पर नॉर्मली इससे इफ़ेक्ट नहीं होता। इसके बाद इस मेडिसिन को IBS की प्रॉब्लम के लिए भी डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS के पेन को भी ये कम करती है। अब्डोमिनल पेन में रिलीफ मिलता है इससे, तो ये यूज़ करवाई जा सकती है, डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं इसमें भी। और इसके बाद नॉन इन्फेक्शियस डायरिया जो होता है तो उसमें भी ये दी जा सकती है, जिसमें पेट में दर्द रहता है, तो इससे ये नहीं होता। बात करें कि कैसे ली जाए, तो खाना खाने के बाद ली जाए और इसे कब और कितने दिन तक लेनी चाहिए, तो इसे 5 से 10 दिन तक यूज़ करवाई जा सकती है। सुबह और शाम 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं, 3 टाइम भी यूज़ करवाई जा सकती है। नॉर्मली जैसे आपको रिकमेंड की जाए उसी हिसाब से इसको लिया जाए। अब बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो इसको लेने से डिजीनेस का होना हो सकता है, मुंह का सूखा पड़ना ऐसा फील हो सकता है, धुंधलापन दिखाई देना ये हो सकता है, नोज़िया वोमिटिंग जैसा फील होना, नींद सा आना और नर्वसनेस सी होना, घबराहट सी रहना, हेडेक सा रहना, तो ये कुछ हो सकते हैं। ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है तो नॉर्मली ठीक हो जाते हैं, पर अगर हालत ज़्यादा ख़राब रहती है तो जल्दी अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट किया जाए, ताकि आपकी डोज को कम करे या कुछ और तरह से आपकी जो साइड इफ़ेक्ट है उसको कम किया जा सके। और कब ये नहीं दी जानी चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो अगर इन्फेक्शियस डायरिया जो होता है तो उसमें ये ना ली जाए। कार्डियक पेशेंट है तो भी ये नहीं दी जाती। BP हाई रहता है जिनका तो उन्हें भी ये नहीं दी जाती। प्रोस्टेट डिजीज़ रही है उन्हें भी ये नहीं लेनी चाहिए। मायस्थीनिया की प्रॉब्लम में भी ये नहीं दी जाती। ग्लूकोमा में भी ये नहीं लेते। लिवर और रेनल डिजीज़, किडनी की कोई प्रॉब्लम रहती है तो ये भी ये नहीं दी जाती। और प्रेगनेंसी के समय ये ले सकते हैं क्या, या अगर कोई आगे प्रॉब्लम तो नहीं होती। प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि डाइसाइक्लोमिन फीटस पर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम काज करती है, तो इसीलिए ये प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद भी अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तभी यूज़ की जाए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं तो वो भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही इसे यूज़ कर सकते हैं।
तो व्यूअर्स, कोई भी मेडिसिन हो डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही यूज़ की जाए, उनके कंसल्ट के बिना कोई भी मेडिसिन हो यूज़ ना की जाए। हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस मेडिसिन के बारे में पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।